अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखें। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले मेन फंडामेंटल इवेंट्स और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालाइज करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये मेरे पास सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हम इस वीक के चांदा फंडामेंटल जो इवेंट्स है उनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। मंडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है डीएक्सवाई के हवाले से, बट ट्यूजडे आ गया। ट्यूजडे को हमारे पास कोर सीपीआई का और सीपीआई का डाटा है। ये यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा है हमारे पास ट्यूजडे को। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो फेडरल रिजर्व का मेन मैंडेट चाह रहा है ना, वो इन्फ्लेशन चाह रहा है। इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट, उसके अंदर ज्यादा फोकस जो हो रहा है वो इन्फ्लेशन पर हो रहा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मानी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आ जाता है, यानी इन्फ्लेशन कम होती है, तो इससे जो रेट कट बेट्स हैं उस वो बढ़ेगी और डीएक्सवाई में हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर डाटा वीक आता है तो इससे डीएक्सवाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाएगा। उसके बाद हमारे पास इंपायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर पीपीआई का डाटा है। ये भी इन्फ्लेशन का डाटा है, जो कि होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन को मेजर करता है कि होलसेल लेवल पर कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है या कम हुई है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे भी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी के अंदर हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डाटा है। कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स के डाटा के अंदर अगर हम चेक करें तो दोनों डाटाज की प्रीवियस जो रीडिंग थी ना वो नेगेटिव में थी। अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो पॉजिटिव में की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है थर्सडे को। ये वीकली रिलीज है, इसका मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आती, लेकिन ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास फिली फैड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। और उसके बाद एफओएमसी का मिबर्ट की स्पीच है। उसके बाद हमारे पास प्रीलिम यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। अगर हम कंज्यूमर सेंटीमेंट के डाटा में देखें, प्रीवियस रीडिंग थी 60.7 और जब फोरकास्ट की जा रही है वो 61.4 की जा रही है, मानी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद इन्फ्लेशन का डाटा है। प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 5.0 की थी। अगर ये जो एक्चुअल डाटा है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देखा जा रहा है आगे आने वाले दिनों में, तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये थे हमारे पास चंद फंडामेंटल इवेंट्स जिनको हमने कवर कर लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि चंद इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास एफएक्स की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें मैंने न्यूज आर्टिकल ओपन किया है। इसमें सबसे पहले हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस सर्जेस पास 3350 एज ट्रम्प टैरिफ थ्रेट गोल्ड मार्केट्स। सोने की कीमत 3350 से तजावज कर गई, जिसकी मेन रीजन जो है वो टैरिफ है। डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है। गोल्ड रिबाउंड शार्पली फ्रॉम 3322 टू एज रिस्क सेंटीमेंट बूस्ट सेफ हैवन डिमांड। सोने की कीमत 3322 से तजावुज करके 3350 तक चली गई, जिसकी मेन वजह यही है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ है ना, उससे मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। मार्केट के सेंटीमेंट डिग्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपना जो पैसा है ना वो सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेफ हेवन की डिमांड बढ़ रही है। सेफ हेवन एसेट के अंदर ये हमारे पास गोल्ड आ जाता है। गोल्ड फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है हमारे पास सेफ हेवन एसेट के अंदर, तो इस वजह से गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है। ट्रम्प हिट कनाडा विद 35% टैरिफ्स, 15-20% ड्यूटीज ऑन अदर। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिए हैं, और सोच विचार हो रहा है कि वो बाकी अदर दूसरे जो इसके ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके ऊपर भी 15 या 20% की हदूद के अंदर वो टैरिफ लगाएगा। ट्रेडर्स ब्रेस फॉर यूएस सीपीआई एंड की फेड स्पीक अहीड ऑफ जुलाई 19 ब्लैकआउट। फिर इस वीक देखेंगे मेनली इंपॉर्टेंट यूएस के सीपीआई के डाटा को देखेंगे। उसके बाद फेड के जो मेंबर्स बात करेंगे उनको देखेंगे ब्लैकआउट पीरियड से पहले पहले, जो कि जुलाई 19 बनता है। उसके नीचे इसकी मजीद डिटेल्स लिखी गई हैं। अगर कोई मेंबर मजीद डिटेल्स पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते। ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा से टैरिफ लगा रहा है, जिससे मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। मार्केट की जो सिचुएशन हो रही है वो रिस्क ऑफ बन रही है। दोबारा जो रिस्क सेंटीमेंट है वो रिस्क ऑफ की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। डीएक्सवाई में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर डीएक्सवाई प्रीवियस मंथ का जो लो है ना उसे टेकन आउट करके उठा है। जो हमारा मंथली बयास है वो डीएक्सवाई के लिए अभी सेलिंग है। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो कैंडल बनाई थी मार्केट ने, बाई की हमें हल्की फुल्की कंफर्मेशन दी थी। उसके बाद अब जो इस वीक कैंडल क्लोजिंग हुई है ना वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो वीकली हमें बाय इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये मार्केट का एक किस्म का ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए, कि बायर्स को यहाँ पे बाय के लिए फंसा कर मार्केट सेल साइड आ सकती है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर ओपनिंग के बाद तो फिर सेल साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रैप हो सकता है। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अप साइड जा रही है और एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंच चुकी है। ये हमारे पास प्रीवियस लो पड़े हैं जिनको मार्केट ने ब्रेक किया था, मार्केट उनके करीब आ चुकी है।
कि हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मार्केट डेली टाइम फ्रेम में खड़ी है, जहाँ से मार्केट अभी अपना सेल साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद मजीद छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में जाएं, तो H4 के टाइम फ्रेम में ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की है, हम उसके वाले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर इस लेवल पर हमारा प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पर इंड्यूसमेंट लिया और अब मार्केट अपने डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब है, डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर खड़ी है, जहाँ से मार्केट अपना सेल साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। मजीद अगर हम चेक करें, मार्केट डाउन साइड आ रही है और मार्केट ने यहाँ पर एक अपना बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, जिसके जरिए मार्केट मजीद डाउन साइड आ सकती है। ये DXY के अंदर जो इतना बड़ा बुलिश पंप आया है, उसकी दो मेन रीजन है। उसकी दो मेन रीजन ये है कि एक तो डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, जिसकी वजह से DXY को सपोर्ट मिली है, और दूसरी रीजन ये है कि इस ना जो फेड की रेट कट बेट्स हैं वो कम हो रही है, जिससे DXY में हमें एक पंप देखने को मिल रहा है। अब जो DXY है ना, वो अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा हुआ है और डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर खड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट सेल साइड आ सकती है, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट इस जोन से भी सेल आ सकती है, और बाकी इसका हाई स्वीप करके भी सेल आ सकती है। फंडामेंटल शिफ्ट ना हो जाए तो मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें सेलिंग नजर आ सकती है। यहाँ पे DXY में H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो अगर ये जो लो है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो फिर हम DXY को सेल ही देखेंगे। ये मैंने लो मार्क किया है, अगर मार्केट ओपनिंग के बाद आती है, इस लो को ब्रेक करती है, तो फिर हम DXY को सेलिंग में देखेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि मार्केट इसका H4 में हाई स्वीप करे डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, फिर DXY में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनेगी, या DXY इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आई या फंडामेंटल और कोई टैरिफ लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जिससे DXY को सपोर्ट मिलेगी। DXY का हमारा अभी तक ना मिक्स बयास है फंडामेंटल्स की तरफ से। फंडामेंटल्स ओवरऑल जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं जिससे DXY को सपोर्ट मिल रही है, और बाकी टेक्निकली एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। यहाँ पे हमने सेलिंग कंफर्मेशन का वेट करना है कि कोई हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिले, फिर हम इसको सेल साइड देखेंगे। ये थे DXY का एनालिसिस। अब हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास DXY का चार्ट ओपन हो गया। DXY में मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो प्रीवियस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग थी, वो उसने प्रीवियस वीक का लो स्वीप किया था, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा था इस वीक की क्लोजिंग बुलिश होगी। तो इस वीक की क्लोजिंग हमारे पास बुलिश ही हुई है, बट मार्केट ने ये अपने जो प्रीवियस वीक है ना, उसका हाई स्वीप कर लिया है। तो हमारे पास एक किस्म का ट्रैप मूवमेंट है। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें बाय बता रही है, क्योंकि सेल साइड एक लंबी रिजेक्शन है नीचे की जानिब। उसके बाद हम D1 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हैं तो D1 के टाइम फ्रेम में मार्केट एक अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन से उठ रही है, अपना बाइसेप मोमेंटम एक ऑर्डर ब्लॉक जोन से कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे प्रीवियस हमारे पास एक सप्लाई पड़ी थी जिसका हाई स्वीप करके मार्केट डाउन साइड आई है। और अब D1 के अंदर अगर हम देखें तो मंडे की जो क्लोजिंग हुई है ना, उसने अगेन से वो हाई स्वीप कर ली है। अंडे की जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है ये उसने अगेन से प्रीवियस जो अपना हाई है ना, उसे स्वीप कर लिया है। लेकिन नीचे की जानिब अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट जो मंडे वाला हमारा दिन होगा वो बुलिश ही रहेगा, उसमें हम गोल्ड को बाय देखेंगे। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो ये इस जगह पर गोल्ड ने अपना H4 का स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर लिया था। यहाँ पे गोल्ड का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था H4 के मुताबिक, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। फिर गोल्ड यहाँ पे H4 के एक थोड़ा लोग डिमांड एरिया से उठा है, और अब गोल्ड ने अपना एक प्रीवियस हाई को स्वीप कर लिया, जो मेजर हाई है उसे स्वीप कर लिया है। ये मुझे एक किस्म की ना लिक्विडेशन लग रही है, यहाँ से गोल्ड अपसाइड जा सकता है। गोल्ड की मार्केट इस हाई को रिस्पेक्ट देके थोड़ी सेलिंग आके यहाँ से दोबारा बाय साइड उठ सकती है। गोल्ड को हमने मजीद बाय साइड देखना है। ये हमारे पास एक किस्म की लिक्विडेशन हो सकती है, यहाँ पे सेलर्स को फंसाया जा सकता है कि यहाँ से लोग सेल करेंगे और मार्केट दोबारा अपसाइड चली जाएगी। H1 के टाइम फ्रेम में आए, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में, तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने यहाँ पर अपना एक डिमांड स्वीप किया है और अप साइड गई है, जो कि हमारे पास कंफर्मेशन है। अभी हमने गोल्ड को बाय साइड देखना है, क्योंकि स्ट्रेचर शिप नहीं हुआ, हमें अभी सेलिंग कंफर्मेशन नहीं मिली। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 15 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं आपको कुछ जोन्स बताता हूँ जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। सबसे पहले हमारे पास एक ये जोन है जहाँ से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ये लो है। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है, इस लो के स्वीप के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देकर कोई बाय का रिस्क ले सकते हैं। ये जोन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। उसके बाद ये जोन है हमारे पास, ये एक जबरदस्त जोन है, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसके बाद ये हमारे पास दो जोन हैं यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड के अंदर मिल सकती है। गोल्ड के अंदर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। गोल्ड को हम इस वीक में बाय देखेंगे। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यूरो यूएसडी के पेयर को एनालाइज करते हैं। जी ये मेरे पास यूरो यूएसडी का पेयर ओपन हो चुका है। ये टाइम फ्रेम H2 का मैंने ओपन किया हुआ है। तो H2 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक बेरिश चैनल बना हुआ है, बुलिश फ्लैग बना हुआ है। H4 के टाइम फ्रेम का ये एक बुलिश फ्लैग है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मजीद बाय साइड जा सकती है। हमारे पास एक बेरी चैनल बना हुआ है। यूरो यूएसडी को हम DXY के साथ अलाइन करेंगे। अगर DXY के अंदर अगर हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिल गई उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, तो हम यूरो यूएसडी को बाय देखेंगे।
ये यूरो यूएसडी की मार्केट जो है एक H1 H2 के डिमांड एरिया पर खड़ी है। तो अगर इसका लो स्वीप होता है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक सेलिंग का जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है बगैर लो को स्वीप किए तो यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बाकी अगर मजीद सेल साइड आ जाती है मार्केट तो यहाँ पे इस जोन से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं यूरो यूएसडी। ये थे हमारे यूरो यूएसडी के एनालिसिस। इसमें मैंने आपको एक सेलिंग जोन बता दिया और दो बाइंग जोन बता दिए। ये जो बाइंग जोन है ना ये काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने ना 30% टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं ईयू पर भी। तो ईयू के अंदर हमारे पास सेलिंग आ सकती है। उसके बाद हम यूएसडी जेपीवाई पेयर की तरफ बढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। यूएसडी जेपीवाई पेयर को अगर हम चेक करें तो मार्केट ने यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई स्वीप किया था और यहाँ से ये जो पूरा जोन है यहाँ से मार्केट एक मरतबा गिरी थी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक जोन है जिसके ऊपर मार्केट फिलहाल खड़ी हुई है। अगर हमें DXY के अंदर कोई भी सेलिंग कंफर्मेशन मिले कि DXY अपना सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, ये जो लेवल है सप्लाई का हाई इसके सभी पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। सेलिंग देख सकते हैं सप्लाई के हाई सभी पे। ये सेलिंग काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं पहले। उसके बाद यहाँ पर H1 के दो जोन है हमारे पास। यहाँ से आप बाइक की अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। हमारे पास पहला ये जोन है H1 के अंदर मार्केट में बाइक की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आती है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बगैर हाई को स्वीप किए। छोटा ब्लॉक का हाई अगर मार्केट स्वीप करके आती है तो फिर ये रिस्क नहीं होंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट ही ओपनिंग के बाद आ जाती है तो फिर यहाँ से आप बाइक की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं इन दो जोन से। तो ये थे हमारे एनालिसिस DXY और यूएसडी गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेस। होप सो आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।